नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार आपके लिए पिछले नवंबर और दिसंबर मंथ का 2 महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें आप देखिए 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आने वाले सभी नेक्स्ट कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। तो आइए मेरे साथ एक एक करके इन क्वेश्चंस को एनालिसिस करिए। हाल ही में नासा के आर्टेमिस अभियान का संबंध किससे है? तो मानव को चंद्रमा पर भेजने से। आप देखिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने 2030 तक कहा है कि 2030 तक हम मानव को, ह्यूमन को मून के, चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा देंगे, वहां बसा देंगे। ओके, और इस मिशन को जो लीड कर रहे हैं वो इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के नागरिक हैं, जिनका नाम है, वैज्ञानिक हैं, राजाचारी। ओके, तो राजाचारी जो कि इंडियन ओरिजिन है, ये इसको लीड कर रहे हैं। अब देखिए अमेरिका ही दुनिया का पहला देश बना था जिसने चंद्रमा पर मनुष्य को पहुंचाया था। तो हम बात करें 1969 में अमेरिका ने एक अभियान भेजा था जिसका नाम था अपोलो। क्या नाम था? रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम था अपोलो 11। इस अपोलो 11 के द्वारा मून पर पहुंचने वाले फर्स्ट जो पर्सन थे उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांगर। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। आप देखिए, जबकि चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला पहला जो सैटेलाइट था वो किसका था? रशिया का था। किसका था? रशिया का था। रशिया ने अमेरिका से भी पहले अपना सैटेलाइट मून की सरफेस पर उतार दिया था, और वो कब किया था? 1959 में। ओके, भारत के द्वारा चंद्रमा पर पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था, लेकिन ये ऑर्बिटर था, लैंडर नहीं था। चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च किया था वो 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है ना? और इसको हम बात करें खास तौर से देखा जाए तो श्रीहरिकोटा द्वीप से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा द्वीप में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहां से इसे लॉन्च किया गया था। ओके, इसे जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था उसका नाम था PSLV 11 C11। PSLV C11। ओके, जबकि भारत ने दूसरा चंद्रयान मिशन भेजा था जिसका नाम था चंद्रयान 2। क्या नाम था? चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था वो 22 जुलाई, कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। ठीक है ना? और इसे भी श्रीहरिकोटा द्वीप में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। और इसको जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था उस रॉकेट का नाम आप देखिए, हम बात करें खास तौर से लिखेंगे ESLV P नहीं आता यहाँ पर, इसमें आएगा आपका, मेनली देखा जाए तो GSLV बोलते हैं इसको। ठीक है ना? तो PSLV। और इसको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी इसमें कि बच्चों, इसमें एक तो लैंडर था, ठीक है ना, और एक रोवर था, ठीक है ना, और एक ऑर्बिटर था। क्या था? ऑर्बिटर। 3 चीजें थी। ऑर्बिटर जो था वो चंद्रमा की चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है ना, और जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम, और इसी विक्रम नाम के लैंडर से रोवर को चंद्रमा की मून पर उतारा जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब मून की 2 किलोमीटर डिस्टेंस रह गई तब क्या हुआ, जो हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, उसका इससे कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया और फिर ये सही से लैंड नहीं कर पाया। ओके, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, ये उत्तर प्रदेश में। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, उसके बाद अब देखिए हम बात करें गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, जो कि मेरठ से लेकर प्रयागराज तक बनाया जाएगा। ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, ठीक है ना। और
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हो जाएंगे। दूसरी साथ साथ उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य होगा जिसमें एक्सप्रेस वे को एयर स्ट्रिप यानी कि हवाई लैंडिंग के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो हवाई लैंडिंग मतलब कहने का है कि जेट प्लेन हो गया, फाइटर जेट हो गए, ओके, एरोप्लेन वगैरह हो गए, युद्ध वगैरह जैसी आपातकालीन स्थिति में सेना, वायु सेना यहाँ पर लैंड कर सकती है। तो वो दो एक्सप्रेसवे होंगे, एक तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और दूसरा आप देखिए एक है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दो हो जाएंगे ऐसे जिस पर एयर स्ट्रिप किया जा सकता है, हवाई पट्टी के रूप में ये यूज किए जा सकते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में नोरो वायरस के लक्षण पाए गए? तो केरल में। यह एक जेनेटिक बीमारी है, अर्थात ये वायरस पशुओं से मनुष्यों में फैलता है। इसके फर्स्ट सिम्पटम अमेरिका में देखने को मिले। देखिए इस साल एक तो जानवरों में नोरो वायरस के लक्षण पाए गए केरल में, और दूसरा अभी हाल फिलहाल में पार्वो वायरस, कौन सा, पार्वो वायरस पाया गया था। ये पार्वो वायरस जो फैला था वो डॉग में फैला था, कुत्तों में, और इससे भारत के कई राज्यों में हजारों कुत्तों की मृत्यु हो गई। और डॉक्टरों ने बताया था अगर ये वायरस मनुष्य में फैल गया कुत्तों से तो ये और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। ओके, तो ये नोरो वायरस और पार्वो वायरस, इन दोनों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राज्य जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन हुआ, और स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। जबकि आप देखिए ये जो COP26 है ये 2021 का है, ठीक है ना। तो 2020 में कोई COP20 नहीं हुआ था, ठीक है। तो उससे पहले 2019 में हुआ था जिसका नाम है COP21। ओके, क्या नाम है? COP21। ओके, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण हेतु संयुक्त राष्ट्र ने किस संगठन का गठन किया? UNFCCC। ओके, यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्लाइमेट चेंजिंग पर कंट्रोल के लिए UNFCCC को फॉर्म किया था। अब ये कब फॉर्म हुआ था आइए डिटेल में देखते हैं। 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आयोजन किया गया। यहां पर 3 इंपोर्टेंट कन्वेंशन अनाउंसमेंट हुए थे, CBD, UNCCD एंड UNFCCC। CBD मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCCD मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, एंड UNFCCC मींस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजिंग। यह कन्वेंशन 21 मार्च 1994 को इंप्लीमेंट हुआ। इसमें 197 कंट्री इंक्लूड है। एंड UNFCCC का मेन पर्पस जो है वो एनवायरनमेंट को सिक्योर करना, संरक्षा करना, एंड ग्रीन हाउस गैसें जो रिलीज होती है उसको कम करना। 2015 में UNFCCC का पेरिस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपोर्टेंट माना जाता है बच्चों। 2015 में जो UNFCCC का पेरिस सम्मेलन हुआ जिसे COP21 के नाम से जानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था, यानी ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने का टारगेट रखा गया था, इसलिए ये बहुत इंपोर्टेंट माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत ने किस साल तक कार्बन नेट जीरो का लक्ष्य रखने की घोषणा की है? तो 2070 तक। यानी कि भारत ने कहा था कि हम, यानी कि जो COP26 हुआ था इसमें भारत ने कहा था कि हम 2070 तक कार्बन नेट जीरो के टारगेट को हासिल कर लेंगे। लेकिन इस COP26 में क्या हुआ था? IPCC की जो रिपोर्ट था उसने कहा था कि कार्बन नेट जीरो को 2050 तक हासिल किया जाना चाहिए। इसे भारत ने मना कर दिया। भारत ने कहा हम बिल्कुल इसकी स्थिति में नहीं है, हम 2070 तक इस टारगेट को हासिल करेंगे। जबकि देखा जाए भारत के पड़ोसी देश भूटान ने नेट जीरो हासिल करने में बहुत पहले ही सफलता हासिल की जा चुकी है। IPCC का मतलब होता है, ये जो लिखा है ना IPCC, इट मींस इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए कार्बन नेट जीरो का मतलब क्या होता है? कार्बन नेट जीरो से मतलब है कि जितना कार्बन का उत्सर्जन होगा उतना ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करना, यानी कि आपने जितना कार्बन उत्सर्जन किया उतना ही ऑक्सीजन उत्पादन किया, तो दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। ओके, इसको बोलेंगे कार्बन नेट जीरो।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने केसर ए हिंद नाम की तितली को स्टेट तितली, राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 101वें स्थान पर रहा, जबकि 2020 में 94 रैंक, 2019 में 101 रैंक थी। ओके, तो सीधा सा आंसर लगाएंगे बच्चों, अगर GHI इंडेक्स 2021 पूछेगा तो भारत की रैंक बच्चों क्या हो जाएगी? 101। ओके, सितंबर 2021 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत किस स्थान पर था? तो इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या होगी बच्चों? 46, जबकि 2020 में था 48। वर्ष 2021 के वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर था? तो 135 की रैंक थी, यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या हो जाएगी? 135, जबकि क्या हो जाएगी? 135, जबकि 2020 में 139 थी। अगला देखिए, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 139वें प्लेस पर। कौन सी रैंक पर था? 139 प्लेस पर, जबकि 2020 में 144वें स्थान पर रहा। मार्च 2021 में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? 120वीं रैंक। ओके, जबकि 2020 में 31वीं रैंक थी, 131। हाल ही में इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में होने वाले 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम में किस महिला खेल यानी वुमेन गेम को, किस वुमेन गेम को इंक्लूड किया जाएगा? तो महिला क्रिकेट को, यानी कि आप देखिए वुमेन क्रिकेट पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया जाएगा, जबकि इस साल के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की हॉकी टीम ने अपना नाम वापस ले लिया, बोले हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, 2022 में होने वाले 17वें एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो चीन में किया जाएगा, चीन का शहर है हांगझोउ में। ठीक है ना। अब देखिए पहला एशियाई खेल का आयोजन 1951 में भारत में हुआ, ठीक है ना। उसके बाद भारत में 1982 में 9वें एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। ओके, ठीक है। जबकि देखा जाए, हम बात करें एशियाई खेल जो होते हैं वो प्रत्येक 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। तो 2022 में हो रहा है, तो 2022 से पहले 2018 में हुआ था, कहां पर? जकार्ता में। ओके, तो चीन में होने वाले एशियाई खेलों से पहले 2018 में जकार्ता में एशियाई खेल संपन्न हुए थे। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिवर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया है? नीरा। किसको किया गया बच्चों? नीरा के लिए। नीरा की फुल फॉर्म देखिए, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना। ओके, हाल ही में जैक डॉर्सी के स्थान पर ट्विटर इंडिया का नया CEO किसको अपॉइंटेड किया गया है? तो ये है भारत के पराग अग्रवाल, यानी कि इंडिया के ट्विटर CEO जो होंगे वो कौन होंगे? पराग अग्रवाल। नेक्स्ट, हाल ही में किस वुमेन क्रिकेटर को मेजर ध्यानचंद सिंह खेल रत्न पुरस्कार 2021 से अवार्डेड किया गया? मिताली राज को। मिताली राज को। तो ये केवल मिताली राज को ही नहीं मिला है, बहुत सारे खिलाड़ियों को मिला है। तो आप देखिए इसकी जानकारी के लिए ये नीचे लिंक दे रखा है, ठीक है ना, PDF में। और ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल @sunilsir_GS world पे मिल जाएगा। तो जब PDF हम ओपन करेंगे और इस लिंक को क्लिक करेंगे तो सारे वो प्लेयर्स निकल आएंगे जिनको इस साल मेजर ध्यानचंद सिंह खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करने के लिए 2021 का अर्जुन पुरस्कार किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया था? शिखर धवन को। किसको दिया गया? शिखर धवन को, ठीक है ना। तो अर्जुन पुरस्कार की जानकारी भी इस लिंक में होगी दी हुई, वहां पर देखेंगे। वर्ष 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किस हॉकी कोच को दिया गया? सरपाल सिंह को। ओके, अब देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो किसी भी टीम के कोच को ही दिया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आए हॉकी कोच कौन है जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला 2021 का? तो सरपाल सिंह। वर्ष 2021 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर विवेक लाल को। ये भारतीय मूल के नागरिक हैं, भारत के थे लेकिन अमेरिका में जाके रहते हैं। ये पुरस्कार इन्हें भारत अमेरिका के हित में रक्षा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए
और दोनों देशों के बीच अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया था। दुबई में इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नवंबर 2021 में गोवा में आयोजित 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे अवार्डेड किया गया? तो हंगरी के एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं जिनका नाम है इस्त्वान सजावो। इस्त्वान सजावो की बहुत सारी जो हॉलीवुड मूवी है वो भारत में देखी जाती है, ठीक है ना, और इस काम के लिए इन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राइज दिया गया था, ठीक है ना। तो 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कितने लोगों को किस प्रकार से अवार्ड मिला है, ठीक है ना, ये नीचे लिंक दे रखा है पीआईबी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, ठीक है ना, आप इसको क्लिक करेंगे तो डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 जो 2021 में वितरित किए गए। एक्चुअल में देखिए 2020 का ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, लेकिन 2020 में कोरोना केस के चलते ये कैंसिल कर दिया, तो ये 2020 वाले जो थे 2021 में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसको दिया गया था? तो बेस्ट एक्टर में दो एक्टर होंगे, एक मनोज बाजपेयी और दूसरे साउथ के धनुष। मनोज बाजपेयी को इनकी फिल्म भोंसले के लिए दिया गया और धनुष को इनकी तमिल फिल्म असुरन के लिए दिया गया। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में कंगना रनौत को यह पुरस्कार मिला। इनकी दो फेमस फिल्म थी, पंगा और मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट के किस स्टेट में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो मणिपुर में, ठीक है ना, मणिपुर में 141 मीटर ऊंचा ये ब्रिज बनाया जा रहा है। योजना वैक्सीन मैत्री के तहत भारत सरकार ने सबसे पहले किस देश को वैक्सीन मदद की थी? तो श्रीलंका को 5 लाख डोज भेजी थी। आप देखिए, हम बात करें जब भारत के पास वैक्सीनेशन इतना ज्यादा हो गया, इतना वैक्सीन डोज हो गया कि भारत अदर कंट्री को भी हेल्प कर सकता है, तो भारत ने एक प्लान बनाया था, उस प्लान का नाम था वैक्सीन मैत्री। और इस प्लान के थ्रू भारत ने फर्स्ट डोज जो 5 लाख की डोज थी किसको भेजी थी? श्रीलंका को। हाल ही में चर्चा में रहे माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदलकर माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया। ये किस राज्य में सिचुएटेड है? लगाएंगे अंडमान निकोबार। ओके, कहाँ हो जाएगा बच्चों? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। आप देखिए, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला स्टेट, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला स्टेट एमपी है। ओके, उसके बाद हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार और उसके बाद हो जाएगा आपका असम, ठीक है ना। तो ये 3 राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे पुष्कर महोत्सव, पुष्कर फेस्टिवल का आयोजन किस स्टेट में किया गया? तो पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में हुआ था। जम्मू कश्मीर में ये फेस्टिवल प्रत्येक 12 साल बाद आयोजित किया जाता है। जबकि एक पुष्कर मेला भी होता है, लेकिन पुष्कर मेला का आयोजन राजस्थान में किया जाता है। अजमेर में एक झील है पुष्कर झील, उसके किनारे, ठीक है, यहाँ ऊंटों का बहुत बड़ा मेला लगता है। सितंबर 2021 में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ये किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ हो जाएगा ये? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में मलेरिया का पहली वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स को WHO ने मंजूरी दी है। इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो ये जो है गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, जो लंदन की एक फेमस कंपनी है, ठीक है ना। आप देखिए मच्छर के द्वारा कौन कौन सी बीमारी फैलती है और वो किस किस टाइप के मच्छर होते हैं, जरा देखते हैं। एक मच्छर होता है जिसको बोलते हैं एनाफिलिस मच्छर। एनाफिलिस मच्छर जब बॉडी में काट लेता है तो प्लाज्मोडियम वायरस एंटर कर जाता है और उस प्लाज्मोडियम पैरासाइट से क्या होता है? मलेरिया हो जाता है। एक मच्छर होता है एडिस मच्छर, जब ये शरीर में काटता है तो डेंगू वायरस फैल जाता है। और डेंगू वायरस से कौन कौन सी डिजीज हो जाती है बॉडी में? डेंगू, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर, पीत ज्वर। एक मच्छर होता है क्यूलेक्स मच्छर, जब ये बॉडी में काट लेता है तो इसके काटने से पुवेरिया वायरस चला जाता है बॉडी में और उसकी वजह से बीमारी हो जाती है फाइलेरिया। फाइलेरिया की कंडीशन में क्या होता है? जो पैर होता है ना वो हाथी की तरह मोटा हो जाता है, स्वेलन होकर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2021 में नागालैंड के किस प्रसिद्ध उत्पाद को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया था? नागा कुकुम्बर को जीआई टैग किसको मिला? नागा कुकुम्बर को। आप देखिए 2021 में जितने भी जीआई टैग मिले, आइए उनको देखते हैं। जुड़मा वाइन, वाइन जानते हैं, एक प्रकार की शराब होती है, असम की बहुत फेमस है, इसको जीआई टैग दिया गया। तामेंग लॉन्ग संतरा है, ये फेमस है बहुत मणिपुर का, इसको जीआई टैग दिया गया। हाथी मिर्च, ये भी मणिपुर की है। और मुनस्यारी राजमा, थुलमा, रिंगल क्राफ्ट, भोटिया कालीन,
चूरा तेल, एप्पल कलाकृति, टमटा प्रोडक्ट, ये उत्तराखंड के हैं, इनको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख की किस फेमस झील को रामसर आर्द्रभूमि यानी कि रामसर वेटलैंड साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? सोकर झील। कौन सी झील है? सोकर झील। तो दिसंबर 2020 में लद्दाख की 2 फेमस लेक को रामसर आर्द्रभूमि शामिल किया था। एक है इस्तातारपुक झील और दूसरी है सोकर झील, यानी कि इस्तारता सापुक झील और सोकर झील। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो महारत्न कंपनी का दर्जा पावर फाइनेंस कंपनी को मिला है, पीएफसी। किसको मिला है? पीएफसी। भारत में अब तक 11 महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं। ओके, आप देखिए, जैसे एक सेल है, ओएनजीसी है, आईओसी है, एनटीपीसी है ना, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया। तो भेल, गेल, सेल, ओएनजीसी, आईओसी, एनटीपीसी, ठीक है ना, एचपीसीएल हो गया, बीसीएल हो गया ये, ठीक है ना, पीजीसीआईएल हो गया और पीएफसी। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा बखीरा पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है ये। ठीक है ना। 1990 में यूपी गवर्नमेंट ने मोती झील को वखीरा वर्ल्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था और रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने इसे रामसर साइट में इंक्लूड करने की सिफारिश की है, इसलिए ये चर्चा में रहा। तो देखा जाए यूपी में अब तक कुल 8 आर्द्रभूमि, वैसे 8 नहीं, मैं आगे भी ये क्वेश्चन आ जाएगा इसका, तो अब वैसे 9 हो चुके हैं। कितने वेटलैंड हो चुके हैं यूपी में? 9। तो अब तक 9 वेटलैंड रामसर साइट की सूची में शामिल किए जा चुके हैं। ठीक है ना, एक आगे है, 8 ये दे रखे हैं, तो देखते हैं जरा। हरदोई का सांडी पक्षी विहार, इटावा का सरसई नावर, मेरठ का बुलंदशहर में ऊपरी गंगा नहर, ठीक है ना, मेरठ से बुलंदशहर तक ऊपरी गंगा नहर, आगरा की सूर सरोवर झील, उन्नाव का नवाबगंज पक्षी विहार, गोंडा का पार्वती अरंगा पक्षी विहार, मैनपुरी का समाना पक्षी विहार, रायबरेली का समस्तपुर पक्षी विहार। ठीक है ना। तो फिलहाल में ये 8 दिए हुए, एक नेक्स्ट होगा दिए हुए, मैं बताऊंगा। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस नदी जोड़ो परियोजना रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है और ये किस राज्य में स्थित है? तो गवर्नमेंट ने केन बेतवा रिवर को आपस में जोड़ने के लिए केन बेतवा नदी परियोजना को मंजूरी दी है और ये मध्य प्रदेश और यूपी दोनों में साझा से बनाई जा रही है। इसकी डिटेल के लिए आप भारत सरकार की पीआईबी गवर्नमेंट साइट पे जाकर डिटेल पढ़ सकते हैं। हाल ही में एनसीसी कैडेट्स के द्वारा समुद्री तटों सी कोस्टल लाइन की सफाई के लिए कौन सा कैंपेन चलाया गया? पुनीत सागर अभियान। कौन सा चलाया गया? तो कोस्टल जोन में जो कोस्टल लाइन पर कचरा आ जाता है शहरों का नदियों के माध्यम से बहकर, ठीक है, उसकी क्लीनिंग के लिए एनसीसी कैडेट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया कि हम पुनीत सागर अभियान के द्वारा तटों की सफाई करेंगे। इस अभियान में 30,000 एनसीसी कैडेट ने भाग लिया और ये 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सफाई अभियान चलाया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वेटलैंड को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया? हैदरपुर वेटलैंड। तो पहले 8 थे, हैदरपुर वेटलैंड अब नया शामिल हुआ है जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में है। अब कितने वेटलैंड हो गए? 9। तो यूपी में टोटल वेटलैंड 9 हो गए, जो सबसे ज्यादा वेटलैंड वाला, सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला स्टेट है। टोटल ऑल इंडिया में जो रामसर साइट है वो कितने हैं? 47 है। कितने हैं टोटल? 47। ओके, इसकी डिटेल के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके इसकी डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं जरा कुछ। केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु मंत्रालय ने हैदर वेटलैंड को भारत का 47वां रामसर स्थल घोषित किया है। यह उत्तर प्रदेश का नवा रामसर स्थल है। हैदरपुर वेटलैंड मानव द्वारा निर्मित झील है जिसका निर्माण 1984 में किया गया था। यह हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिजनौर वाले क्षेत्र में आता है, गंगा नदी के आसपास वाला क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में 10 दिसंबर से 13 दिसंबर तक 7वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? तो गोवा में किया गया था, गोवा की राजधानी पणजी में। जबकि 6वां IISF कोलकाता में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2020 का, यानी कि आप समझिए 2020 का जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसके वितरण 2021 में किया गया था। तो 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नीलमणि फुकान जूनियर को। ठीक है, ये असम के गुवाहाटी में रहने वाले एक प्रसिद्ध कवि हैं जो असमिया
असमिया भाषा में पोयम करते हैं। हाल ही में 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे अवार्डेड किया गया? तो दामोदर दामोदर मोजो के लिए। ये गोवा के प्रसिद्ध कोंकणी भाषा के उपन्यासकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे ऊंचा लिटरेसी अवार्ड है, सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। यह पुरस्कार केवल भारतीय भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और स्टैच्यू ऑफ बाघ गॉडेस यानी बाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है। ये प्रतिमा बाघ देवी की सरस्वती की ही प्रतिमा होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस फेमस राइटर को 2021 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? ये 31वां व्यास सम्मान था और ये 2021 में किसको मिला? असगर वजाहत को। जबकि 2020 का व्यास सम्मान शरद पगारे को दिया गया था। शरद पगारे ने एक बुक लिखी थी पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, उसके लिए दिया गया था। यह पुरस्कार असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया है, ठीक है ना। और ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा बांटे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो टाइम मैगजीन जो पर्सन ऑफ द ईयर हर साल पब्लिश करती है, इस साल 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को अनाउंसमेंट किया गया। एलन मस्क स्पेस एक्स एजेंसी के फाउंडर हैं और इनके द्वारा भारत में टेस्ला कंपनी का बेंगलोर में ऑफिस फाउंडेड किया गया है। हाल ही में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? ओके, 14 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 सितंबर 2021 को वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल कोविड-19 समिट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस देश में किया गया? तो अमेरिका में। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। हाल ही में एनटीपीसी के द्वारा हाइड्रोजन से बिजली उत्पादन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन गैस माइक्रोग्रिड परियोजना की स्थापना कहां की गई? हाल ही में एनटीपीसी के द्वारा हाइड्रोजन से बिजली उत्पादन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की स्थापना कहां की गई? सिमहाद्री में। ओके, सिमहाद्री कहां है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में। तो ये एशिया का और दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल फ्यूल से बिजली उत्पादन करने वाला ग्रिड होगा, ठीक है ना। और भारत का ये पहला ऐसा ग्रिड होगा जो सिंगल फ्यूल से हाइड्रोजन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इसकी डिटेल के लिए ये एक यूट्यूब लिंक है, आप इस पे जानकारी इसकी डिटेल से ले सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई के लिए किस कंट्री के साथ समझौता किया है? ताइवान के साथ। एक्चुअली में भारत का सेमीकंडक्टर चिप का जो समझौता था वो चाइना के साथ था, लेकिन चाइना के साथ देखा जा रहा है पिछले 2-3 साल से हमारा ट्रेड रिलेशन खराब चल रहा है। इसके चलते भारत ने ये डिसीजन लिया कि अब हम सेमीकंडक्टर की चिप ताइवान से मंगाएंगे। सेमीकंडक्टर चिप मोस्टली सिलिकॉन से बनी होती है। ये किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में बिजली कंट्रोल करने का वर्क करती हैं। इसके प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने 125 करोड़ की इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल सैटेलाइट पार्कर सोलर प्रोब को सन के आउटर एटमॉस्फेयर कोरोना में एंटर किया है। यह सोलर मिशन किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? नासा, अमेरिका की नासा के द्वारा। सूर्य के सबसे क्लोज पहुंचने वाला यह अब तक का दुनिया का फर्स्ट सोलर मिशन है। इसे यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने अगस्त 2018 में लॉन्च किया था। यह मिशन साइंटिस्ट यूजीन पार्कर के नाम पर है। इन्होंने 1958 में फर्स्ट टाइम सोलर फ्लेयर यानी कि सौर तूफान की जानकारी दी थी। हाल ही में सोलर पार्कर प्रोब सूर्य के आउटर लेयर कोरोना में एंटर किया है। अब देखिए ये पार्कर सोलर प्रोब क्यों लॉन्च किया गया है? देखिए होता क्या है, जो सूर्य है, ठीक है ना, और ये पृथ्वी है और सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। तो जो सोलर फ्लेयर निकलता है ना, वो इस तरीके से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से फ्रिक्शन करके बच के चला जाता है। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं ना, वो हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर होते हैं यहाँ। तो जो हमारा सैटेलाइट से कम्युनिकेशन चल रहा होता है ना, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है जब ये उसके बीच से सोलर फ्लेयर गुजर के जाता है बीच से। ओके, तो पार्कर सोलर प्रोब के लिए इसलिए लॉन्च किया गया कि आखिर इस सोलर फ्लेयर में कौन सी ऐसी रेज होती हैं जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को फेल कर देती हैं। ओके,
तो बच्चों ये सन एटमॉस्फेयर है। सन एटमॉस्फेयर की 3 लेयर होती है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोनोस्फेयर, सॉरी कोरोना। तो जैसे मान लिया ये सन है, ठीक है ना, ये क्या है बच्चों, सन है। और सन का जो आउटर सरफेस एरिया है, ठीक है ना, आउटर सरफेस एरिया है, इसको तो फोटोस्फेयर बोलते हैं, ये चारों तरफ का एरिया। और इसके बाद का जो एरिया आता है इसको क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। और इसके बाद का जो एरिया आता है, ठीक है ना, इसको कोरोना बोलते हैं। कोरोना को हिंदी में क्रीट कहते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। और यही कोरोना भाग हमको सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। ओके, जैसे सूर्य ग्रहण जब होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, तो चंद्रमा उसको ढक लेता है, तो सूर्य उस दौरान, सूर्य का क्षेत्र काला काला दिखता है। तो सूर्य के चारों तरफ एक डायमंड रिंग की तरह तेज प्रकाश नजर आता है, ठीक है, उसी भाग को हम कोरोना कहते हैं, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है। आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एंटी एयर पॉल्यूशन टावर किस डिस्ट्रिक्ट में फाउंडेड किया गया है? तो नोएडा में। ये यूपी का पहला एंटी एयर पॉल्यूशन टावर होगा जो नोएडा में फाउंडेड किया गया है। जबकि इंडिया का पहला स्मोक टावर 3 जनवरी 2020 को दिल्ली के लाजपत नगर में गौतम गंभीर के द्वारा फाउंडेड कराया गया। जबकि सेकंड स्मोक टावर 23 अगस्त 21 को दिल्ली के कनॉट प्लेस में केजरीवाल गवर्नमेंट के द्वारा फाउंडेड किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में साउथ अमेरिका के कंट्री वेनेजुएला ने अपनी न्यू करेंसी इश्यू की है, इसका क्या नेम है? बॉलीवर। बॉलीवर न्यू करेंसी नहीं है, बॉलीवर ऑलरेडी पहले से ही उसका नाम है। लेकिन इस बार क्या किया, वेनेजुएला ने अपनी जो करेंसी की वैल्यू है उसको अपडेट किया है। ओके, तो करेंसी की वैल्यू अपडेट करने के कारण इसी को बोल दिया गया न्यू करेंसी। ओके, तो इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि उसने इसकी वैल्यू को अपडेट किया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। भारतीय कपड़ा उद्योग को वर्ल्ड में प्रमोट करने के लिए, यानी कि भारतीय कपड़ा उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किस स्कीम को लॉन्च किया गया है? तो ये स्कीम है मित्रा स्कीम। ओके, मित्रा का मतलब होता है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ठीक है ना। तो जिस तरीके से चाइना ने अपने दुनिया भर में प्रोडक्ट को प्रमोट किया, चाइना कपड़ा बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ था, ऐसे ही भारत चाह रहा है कि भारत भी अपने कपड़े को दुनिया भर में प्रमोट करे और उसकी सेल हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे क्लीन सिटी और सबसे क्लीन स्टेट किसे डिक्लेयर किया गया? ओके, तो इंडिया का सबसे क्लीन सिटी इंदौर, जो लगातार 5वीं बार रहा, और सबसे क्लीन स्टेट छत्तीसगढ़। आप देखिए इंदौर लगातार 5 साल से सबसे ऊपर बना हुआ है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ओके, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की डिटेल में जानकारी के लिए भारत सरकार की पीआईबी गवर्नमेंट वेबसाइट है, ये आप यहाँ जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। आई होप स्टूडेंट ये थे 50 क्वेश्चन, मुझे लगा आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। और इस क्वेश्चंस की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम @sunil sir _GS वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।